हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुला पाओगे कैसे। अरे हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है और अगर आप लोगों ने पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए हैं। स्पेशल क्लास है दोस्तों, एमपी लाइन अटेंडेंस 2024 को लेकर के। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, इस बार LATA निकालना है। तो दोस्तों चलिए, आज की जो हमारी क्लास है यूनिट 3 मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, इसमें दोस्तों हमने जो है आपके टोटल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जो बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही कवर किए हैं। और जो बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको सभी से बन जाते हैं, वैसे हमने क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं लिखे हैं, जो सभी से बन ही जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन को हमने छोड़ चुका है और इसमें केवल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही को हम लोग जो हैं कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यार वीडियो को पूरा अंत तक के देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नए हैं। और आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 प्रश्न कवर किया है और लास्ट में जो है 1 लाइनर क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग कवर किए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन 1 लाइनर। इससे आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक जो पदार्थ हैं, वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है हमारी स्पेशल लाइन अटेंडेंस को लेकर के है। और जो भी लाइन अटेंडेंस की जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का नया सेशन जो है हमारी यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कल आज ही जो है वीडियो अपलोड कर चुका है। ये वीडियो को आप लोग जाकर के देख सकते हैं, लाइव प्रूफ के साथ मैंने अपलोड किया है। कब तक वैकेंसी आएगी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 3 मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है इससे पहले की जो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है उसको जाकर ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो में टोटल जो है नए क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक के ही देखें। भले आपको अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को आप जो है इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज कवर किया है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो मैंने सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट किया है। मैंने अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय जो है वीडियो बनाने में आपको देता हूं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रल में हार्मोनिक्स विकृति को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो न्यूट्रल में जो हार्मोनिक्स विकृति होती है उसको रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग, लोड अर्थिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग आज जो है सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है आज की क्लास में और 1 लाइनर फैक्ट भी मैंने क्वेश्चन अटेंड किया है। जो सिंपल से जो क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार स्पीड से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग। और जो लोड अर्थिंग होती है दोस्तों, तो अर्थिंग पे किसी प्रकार का लोड नहीं होता, इसका राइट आंसर नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। या अर्थिंग आपको पता है, तो अर्थिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम अर्थिंग को लेकर के जो है स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे। और अर्थिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, सारे एक ही क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। लाइन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो एक जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो ओम है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओम वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे के स्तंभ के रूप में। ठीक है, पारे के स्तंभ के रूप में, पारा है दोस्तों वो, है ना, पारे के स्तंभ के रूप में हम लोग इसको जो है परिभाषित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डीसी धारा के रूप में नहीं करते, कैथोड के रूप में नहीं करते, चांदी पर जमा हुए द्रव के रूप में जो है ये तो आपका एम्पियर का आ जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का। ठीक है, आगे देखेंगे वाला क्वेश्चन भी जो है मैंने कवर किया है, आप लोग आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर को, एम्पायर लिखा है उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर को पानी में सिल्वर नाइट्रेट के घोल से गुजारने पर कैथोड में कितने मिलीग्राम प्रति सेकंड की दर से चांदी जमा होती है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आपको देना है। तो जो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर जो है उसमें तो एक क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है दोस्तों, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे होंगे कि इसमें जो है हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल से जब कैथोड को गुजारते हैं तो उसमें जो है आपका 1.118 ग्राम मिलीग्राम प्रति सेकेंड, ठीक है, 1.118 मिलीग्राम प्रति सेकंड की दर से जो है इसमें चांदी जमा होती है। इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट का मान कितना होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट का मान कितना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक अंतर्राष्ट्रीय वोल्ट का जो मान है 1.000049 वोल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ईएमएफ का सूत्र क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार पूछा है कि ईएमएफ का सूत्र क्या है। तो ठीक है, ईएमएफ पूछा है, आप लोग ध्यान देंगे इसमें दो फार्मूले बनते हैं। एक ईएमएफ आ गया आपका, तो ईएमएफ का जो सूत्र है दोस्तों V+IR, ठीक है, ए वाला। और अगर आपको यहीं से अगर V इजिकल टू पूछ ले कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब इसको टर्मिनल वोल्टेज को अपन VT लिखते हैं, अगर ये पूछ ले कि VT इजिकल टू क्या है ना, VT इजिकल टू क्या है, तो आपका आ जाएगा EMF माइनस IR, ठीक है, EMF माइनस IR, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछता है तो। और यहाँ पे EMF अगर पूछा है तो V+IR, ठीक है, V+IR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन के कारण हमारे कई क्वेश्चन जो हैं गलत हो जाते हैं। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज अगर पूछा जाए तो EMF माइनस IR, और अगर EMF अगर पूछा जाए तो V+IR। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर में बिजली के प्रवाह होने से खतरनाक झटका या मृत्यु भी हो सकती है, यह विद्युत के किस प्रभाव के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ठीक है, तो विद्युत के आपको पता है कितने प्रभाव होते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा है। तो एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है, एक रासायनिक प्रभाव होता है, और किरण प्रभाव होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। तो हमारा जो मनुष्य जो है शरीर में बिजली के प्रवाह होने से खतरनाक झटका या मृत्यु भी हो सकती है, यह विद्युत के किस प्रभाव के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शॉक इफेक्ट, ठीक है, एक शॉक इफेक्ट होता है, ठीक है, जो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर झटका लगता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंतर्गत जो है ये आपका शॉक इफेक्ट के अंतर्गत वो चीज़ें आएंगी। और अगर रे प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो रे प्रभाव आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे एक्सरे में यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सरे में यूज़ करते हैं, और वैक्यूम ट्यूब में से जो प्रवाहित होती है धारा, इसी को अपन आपका वैक्यूम ट्यूब के अंतर्गत इसको अपन लेते हैं। तो एक्सरे आपका किरण प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। और एक जो है आपका क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा पैदा हो जाता है ना, तो वो मशीनों में उपयोग किया जाता है, जैसे विद्युत घंटी हो गए, विद्युत चुंबक हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, जनित्र आदि, इसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। मोटर, जनरेटर, पंखा, जहाँ पे वाइंडिंग आएगी ना दोस्तों, तो आप याद रखना, जहाँ पे भी हम वाइंडिंग करते हैं तो ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम वहीं ऊष्मीय प्रभाव की बात करें, ऊष्मीय के उदाहरण कौन कौन से ऊष्मीय प्रभाव के, हीटिंग इफेक्ट कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब आदि, ठीक है। आगे देखते हैं, और एक रासायनिक प्रभाव भी होता है जो बैटरियों में आपको देखने को मिल जाएगा, सेल बैटरी में आपको रासायनिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की विशिष्ट चालकता मोह प्रति मीटर में कितनी होती है? तो पूछा है कि जो तांबा है उसकी विशिष्ट चालकता मोह प्रति मीटर में कितनी होती है। तो दोस्तों विशिष्ट चालकता का मात्रक आपको दे दिया है मोह प्रति मीटर, तो याद रखिएगा विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है मोह प्रति मीटर है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग आप देख रहे होंगे कि चालकता ही करके दे देता है, तो इंग्लिश में उसको जरूर क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि चालकता का मात्रक मोह भी देता है कई बार, और मोह प्रति मीटर भी देता है। तो अगर इंग्लिश में कंडक्टिविटी लिखा है तभी आप मोह प्रति मीटर लगाएंगे, या कंडक्शन लिखा है सिर्फ चालन, तो आप लगाएंगे मोह, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता कितनी होती है, तो इसकी 56 होती है। और ये जो 35 है दोस्तों, ये जो 35 है आपका, ठीक है, ये जो 35 है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 35 वाला जो है ये एल्यूमिनियम के लिए होती है। एल्यूमिनियम की चालकता अगर आपसे पूछे तो 35 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट प्रकार के चालकों में तांबे चालक का रंग कैसा होता है? तो तांबा जो है हमारा, उस चालक का रंग पूछा है, ठीक है। तो तांबा आपने देखे हो, आप लोग बता सकते हैं। तो तांबा का जो रंग होता है लाल भूरा होता है, हल्का लाल और भूरा रंग का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
और यहाँ पे एक श्वेत रंग जो है दोस्तों ये एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। श्वेत रंग जो है एल्यूमिनियम का होता है, याद रखिएगा। मानक वायर गेज में 0 SWG का व्यास कितना होता है? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों ये। मानक गेज बोले तो वही होता है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज में 0 SWG का व्यास कितना होता है? तो 0 SWG का जो व्यास है 8.23 mm होता है। 0 SWG का व्यास मतलब इसमें जो शून्य है ना दोस्तों वो सबसे बड़ा आकार होता है, सबसे ज़्यादा इसी का व्यास होता है शून्य का, ठीक है। जैसे जैसे आपका बढ़ते चले जाएंगे हम स्टैंडर्ड वायर गेज के अनुसार, तो उसका आकार जो है, उसका व्यास जो है वो कम होता चला जाएगा। इसको हम एक बार सारणी में देख लेते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा होगा SWG के अनुसार। एक का तो आपको पता चल गया कितना होता है, mm में याद रख लेंगे आप लोग। इंच में अगर आपको याद रखना है तो इंच में भी याद रख सकते हैं। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो मैं तो आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। और आज की जो PDF है दोस्तों आपको करेक्ट आंसर के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। आप बिल्कुल ही परेशान मत होना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से जो है PDF मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, सर PDF चाहिए करके, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और PDF में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सारे SWG के बारे में इसमें कवर किया गया है, ठीक है। मानक वायर गेज के ये जो है टोटल व्यास हैं 36 तक के होता है, तो उसमें टोटल इसके व्यास को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है, मतलब जो घुमाव है उसके बीच की दूरी बढ़ती है, तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? यदि घुमाव के बीच की दूरी अगर बढ़ती है दोस्तों, तो प्रेरण जो हमारा है उसको अपन L से प्रदर्शित करते हैं। L = होता है 1/, ठीक है। तो आपका जो है L अपन यहाँ पे जो है डिस्टेंस को लेकर के चलते हैं, नीचे वाला जो L है अपोजिट में होता है, और ये L जो है आपका प्रेरण को दर्शाता है। तो जैसे ही आपको देखना दूरी अगर हम बढ़ा रहे हैं, इसको आप D भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। L = 1/D, ठीक है। अगर आपकी दूरी बढ़ती है, डिस्टेंस अगर आपकी बढ़ती है, तो ये जो आपका प्रेरण है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर दिख रहा होगा, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? घटेगा। कई लोग इस क्वेश्चन पे डाउट रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एकदम शांति से आपको आज की पूरी क्लास देखना है। बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। DC सीरीज MCB का उपयोग किया जाता है, तो DC सीरीज MCB का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है पूछा है। सीरीज मोटर है, एक शंट मोटर है, लोकोमोटिव मोटर है। तो दोस्तों जो DC सीरीज MCB है, याद रखना, थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। DC सीरीज MCB अगर जब भी पूछा जाता है तो आप लोग उसका राइट आंसर देंगे लोकोमोटिव मोटर में, ठीक है। लोकोमोटिव मोटर में जो है हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। आगे देखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। विद्युत रेखा सदैव खाली स्थान पर आरंभ होती है। विद्युत जो रेखा है वो सदैव खाली स्थान पर आरंभ होती है। दिया हुआ है कि जो हमारी जो विद्युत रेखा है वह सदैव खाली स्थान पर आरंभ होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखना आप लोग ऑप्शन देखेंगे, विद्युत रेखा जो है सदैव खाली स्थान पर आरंभ होती है। धन आवेश से ऋण आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश, धन आवेश से प्रारंभ और ऋण आवेश में खत्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी जो विद्युत रेखा जो है सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश में जाकर के खत्म होती है। थोड़ा सा नया है, ऐसे इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन इसमें थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के कवर किए हैं। आप लोग क्लास को पूरी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और यही बोलूँगा कि अगर आपके दोस्त भाई लोग अगर स्पेशल अगर लाइन अटेंडेंस की क्लास देख रहे हैं, और अगर स्पेशल लाइन अटेंडेंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यार उनको शेयर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है, स्थितिक विद्युत का उत्पादन किस कारण से होता है? तो हमारी जो स्थितिक विद्युत है उसका उत्पादन किस कारण से होता है पूछा है। तो आप लोग जो देखेंगे स्थिर विद्युत, तो स्थिर विद्युत में एक सवाल और बनता है कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो हमारी जो स्थिर विद्युत है उसकी जो खोज है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और स्थिर विद्युत में दूसरा सवाल पूछा जाता है कि इसको जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकर के नहीं जा सकते। तो ये जो स्थिर विद्युत का जो उत्पादन है वो हमारा घर्षण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश उत्पन्न करने के लिए मुख्य कारण कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। आवेश उत्पन्न करने के लिए मुख्य कारण कौन सा है? तो इसमें आपका आ जाएगा घर्षण के द्वारा भी हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों, चालन के द्वारा भी आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, और प्रेरण के द्वारा भी हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल, है ना, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आपको
थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइप के नए क्वेश्चन इसमें कवर किया है। आगे देखते हैं। द्रव में उत्पन्न स्थितिक आवेश कहाँ उपस्थित होंगे? जो हमारा जो द्रव है उसमें जो उत्पन्न स्थितिक आवेश जो हैं कहाँ उपस्थित होंगे पूछा है। मैं थोड़ा सा, आज की क्लास हमारी लंबी होने वाली है तो थोड़ा सा जल्दी कोशिश करूँगा, क्योंकि आज की जो क्लास है हमारी उसमें 50 क्वेश्चन हमने कवर किया है और वन लाइनर के जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, जिससे हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे आपके जो बड़ी यूनिट है उसको 2 से 3 पार्ट में कोशिश करेंगे, या उसका एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें 2-3 घंटे का वीडियो होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और क्लास को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे देखते हैं, द्रव में उत्पन्न स्थितिक आवेश कहाँ उपस्थित होंगे। तो दोस्तों जो हमारा जो द्रव होता है उसमें जो आवेश उपस्थित होते हैं, हमेशा याद रखना द्रव के ऊपरी पृष्ठ पे आवेश जो हैं, जैसे आप किसी भी द्रव में, आप जैसे यहाँ पे द्रव है तो इसके जो ऊपर हैं जो हमारे क्या होंगे, आवेश एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर हमेशा आवेश एकत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। दोस्तों आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं और एकदम शांति से आप लोग क्लास देखिए। और अगर आपको क्वेश्चन को नोट करना है तो आप लोग पास करके जो है, वीडियो को पास करके जो है क्वेश्चन नोट करते चलेंगे, या तो आज जो है आपको करेक्ट आंसर वाली जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी 2 दिनों से मैं जो है आंसर वाली PDF प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, आज से जो है आपकी करेक्ट आंसर की जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। तो चलिए देखते हैं, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। यहाँ पर एक प्रोटॉन है और इसको मैं, इसके पास एक और प्रोटॉन को अगर लेकर के जाऊँ तो वही पूछा है कि इसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पे याद रखना हमेशा जो है स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा इजी है, वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग जो है वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है। ठीक है, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऊष्मीय बहाव संवहन। ठीक है, ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। आगे देखेंगे, एक सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार किस धातु से बने होते हैं। तो हमारे जो घरेलू उपकरणों में जो हम प्रयोग करते हैं फ्यूज तार, वो किस धातु से बने होते हैं पूछा है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी तार लगा देते हैं, पर नहीं दोस्तों, हमको कोई भी तार नहीं लगाना है। हमको, हमारा ITI कंप्लीट है, हमको जो है एक नियम के अनुसार हमको चलना है, BIS के नियम के अनुसार चलना है। तो हम क्या लगाएंगे, टीन और लेड की मिश्र धातु का जो है हम लोग फ्यूज तार लगाएंगे। और इसमें अगर परसेंट पूछा जाता है दोस्तों तो 60/40। ठीक है, 60/40%, मतलब 60% टीन और 40% लेड धातु इसमें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, धारा का सही मात्रक है। तो ये तो थोड़ा सरल क्वेश्चन है, थोड़ा एम्पियर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेश के वितरण के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो हमारे जो आवेश का जो अब हम बंटवारा करते हैं, वितरण करते हैं, है ना, तो किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका गॉस का नियम आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, गॉस का नियम। आगे देखते हैं, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा का मान क्या होगा। जैसे आपका साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि R का मान जो है, R का मान अगर बढ़ता है तो I का मान क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जैसे हमारा रेजिस्टेंस दोस्तों अगर बढ़ेगा तो धारा कैसी होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और रेजिस्टेंस का मान अगर कम होता है तो धारा हमारी कैसी हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, 23वां क्वेश्चन है, नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब पूछा है कि किस नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध के बराबर वोल्टेज और धारा का अनुपात जो है, ठीक है, किसके बराबर होगा, वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है तो किस नियम के अनुसार होता है पूछा है। तो आप लोग देखेंगे, वोल्टेज और धारा का अनुपात V/I अगर पूछा जाता है तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर R। तो ये हमारा जो है ओम के नियम के अनुसार ये होता है। ठीक है, DC जनरेटर में किस उपकरण का उपयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा मैंने आपका सिर्फ एक टेस्टिंग के तौर पे ये क्वेश्चन को लिया है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। एक DC जनरेटर का मैंने एक जानबूझ करके एक क्वेश्चन लिया था ताकि आप लोग अगर
आगे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। 24वां क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल एलए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है 24वां क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कि किसी डीसी जनरेटर में किस उपकरण का उपयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और वो जो उपकरण है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 2 चीज़ें आपको इसमें बतानी कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत शक्ति जो है हमारी मापने के लिए, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, वाट मीटर का हम लोग प्रयोग करेंगे। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा इजी मैंने ले लिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, चर आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, ठीक है। चर आवृत्ति जो होती है ना हमारी, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है पूछा है। तो दोस्तों उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना चर आवृत्ति की, वो वेरिएबल होती है, याद रखेंगे आप लोग। जब भी चर आवृत्ति का क्वेश्चन आए फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड तो याद रखेंगे वेरिएबल, परिवर्तित होती है वो, ठीक है। अगला है, संवाहक में प्रवाहित होने वाली धारा किसके समानुपाती होती है। तो हमारा जो कंडक्टर है ना, कंडक्शन संवाहक, उसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो किसके समानुपाती होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेग, अफवाह वेग के समानुपाती होती है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धारा ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। धारा ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें दिया है फ्लेमिंग दिया है, एम्पियर दिया है, कूलाम दिया है और वोल्ट दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट तो आपका एक मात्रक है ना, और कूलाम का मात्रक आपको, कूलाम भी आपका आवेश का मात्रक है कूलाम। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश किस में वृद्धि करते हैं। तो थोड़ा सा नया लग रहा होगा, किसी परिमित द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश किस में वृद्धि करते हैं। शांति से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। आपको अगर आप लोग शांति से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपको इस बार LATA में कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकते। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य दोस्तों, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, इस बार LATA निकालना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जो हमारा 29वां क्वेश्चन है, ठीक है। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश किस में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। वो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में जो है वो वृद्धि करेंगे, ठीक है। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश किस में वृद्धि करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार अगर बोलते हैं ना दोस्तों अपने मन में ही, वीडियो को पॉज करके रखिएगा और 2-3 बार इसको बोलिएगा, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। आगे देखते हैं, विद्युत आवेशों के बीच बोल के लिए कूलाम का नियम किससे मिलता जुलता है। ये बोल नहीं दोस्तों, बल के लिए है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या है, बल के लिए। मैं इसको राइट करके आपको बता दूंगा, ठीक है, बल के लिए है ना। तो मैं इसको जो है PDF जो आएंगी इसमें मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। विद्युत आवेशों के बीच बोल नहीं हो, बल है, बल के लिए कूलाम का नियम किससे मिलता जुलता है। तो आपको बताना है जो हमारे विद्युत आवेश हैं उसमें बल के लिए कूलाम का जो नियम है किससे मिलता जुलता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। और अगर हम ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो आपका जो किरचॉफ का जो करंट लॉ है दोस्तों, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है ना, आपको पता है। और इसमें जो है ये करंट का किरचॉफ लॉ जो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार, वो आपका, सॉरी दोस्तों, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ KVL है ना, KVL जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा। और हमारा जो आपका KCL है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, KCL जो है वो आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। क्या के, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। KCL बोला तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करेगा, और अगर KVL पूछा जाता है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे वो कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप क्या है। एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंटों के बीच में इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप क्या है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की इकाई क्या है। तो विद्युत चालकता पूछा है, मतलब आपको पता है विद्युत चालकता जब भी पूछेगा तो मोह प्रति मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चालन पूछा तो सिर्फ मोह आएगा। कंडक्टिविटी भी बोला तो मोह प्रति मीटर। इससे पहले हम लोग एक जो क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं।
थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए और आप लोगों का भी टाइम बच जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन और इसके आगे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता? किस माध्यम से बोला है, उसे आवेशित नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं पूछा तो रहता तो हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। किस माध्यम से उसे आवेशित नहीं कर सकते पूछा है। तो चालन से दोस्तों हम उसे आवेशित कर सकते हैं, प्रेरण से भी आवेशित कर सकते हैं, घर्षण से भी हम उसे आवेशित कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है अपने अक्ष पर घूर्णन करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अपने अक्ष पर घूर्णन करके। अगला है किसी अणु का भार खालिस्तान माना गया है। तो किसी अणु का जो भार है दोस्तों वो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार के बराबर माना गया है। ठीक है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार के बराबर माना गया है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपथ। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा घबराने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग शांति से पढ़ाई कीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने कवर किया है जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को पास करके देखेंगे, अभी अगर तैयारी नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। आप थोड़ा समय लगेगा पर अभी से आप लोग स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि मैंने वैकेंसी को लेकर वीडियो अपलोड कर चुका है, आज ही अपलोड किया है। अभी दिसंबर में आपकी भर्ती आने वाली है, तो दिसंबर में भर्ती आएगी, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगी, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। समय नहीं है पढ़ने का, आप लोग अभी से तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, पूछा है ना। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से अगर हम जोड़ दें तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, आपका ये पूछा गया है। तो विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं होगी, ये इसका आपको पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का विभव जब समान होगा ना दोस्तों, दोनों का विभव अगर समान होगा तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है, जब तक कि विभव में अंतर नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र जो है हमारी सदिश राशि है। ठीक है, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। मतलब पूछा है कि दो आवेशित चालकों को अगर जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह क्यों नहीं होगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमारा एक ऐसी सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो विभव एक समान होगा ना तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और आवेश भी प्रवाहित नहीं होंगे, धारा आवेश वही है। यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी पावर में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो उसकी पावर में कितने परसेंट वृद्धि होगी, पूछा है। तो पावर का फार्मूला होता है V/I। अगर आप I को अगर 8% बढ़ा देते हैं तो पावर भी जो है आपकी 8% बढ़ जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8%। अगला है धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? तो जो हमारे जो धातु के तार हैं, है ना, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? तो आपको पता है विद्युत धारा जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। मतलब 50 हर्ट्ज पावर जो है आपूर्ति से संबंधित है, अवधि से संबंधित है पूछा है। मतलब टी आपको पूछा है, 1/f होता है। टी इजिकल टू क्या होता है? 1/f। एक मिनट थोड़ा सा मैं बैक कर दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा मिस हो गया था, आगे देखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें क्या आएगा आंसर, आप निकाल के देख सकते हैं। क्योंकि टी इजिकल टू हमारा अवधि पूछा है, तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/f। तो 1/f तो 1/50। ठीक है, 50 हर्ट्ज की है आपकी, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 20 मिली सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में हो रहे छेद का प्रमुख कारण क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, पर क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने कवर किया है। ओजोन परत में हो रहे छिद्र का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक ऑप्शन है मीथेन, एक ऑप्शन है फ्लोरोकार्बन है, और एक अंतरिक्ष कार्बन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है? ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो के एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसरो की एग्ज़ाम में आया हुआ था, टेक्निकल से ही रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिकलिंग। ठीक है, क्या? प्रिकलिंग इसका राइट आंसर है। तो सफाई यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया अगर बोलता है तो क्या आ जाएगा? प्रिकलिंग। ठीक है, डबिंग नहीं आता, वाष्प ड्रिंगिंग नहीं आता, इलेक्ट्रोसक्शन नहीं आता। अगला क्वेश्चन है नाइट्रीडिंग मतलब नाइट्रीकरण होता है दोस्तों, है ना। नाइट्रीकरण खालिस्तान प्रक्रिया है। तो हमारी जो नाइट्रीकरण है वो आपकी उष्मा उपचार की प्रक्रिया है दोस्तों। काय की प्रक्रिया? नाइट्रीकरण उष्मा उपचार की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को कहा जाता है? द्रव के द्वारा जो प्रदर्शित प्रवाह है उसके प्रतिरोध को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातु के अति पतले निक्षेप को, बहुत ही धातु के पतले निक्षेप को खालिस्तान कहते हैं। मतलब धातु के जो अति पतले निक्षेप हैं वो कहाँ रहते हैं, पूछा दोस्तों, सॉरी। तो ये आपको बताना है कि धातु के जो अति पतले निक्षेप हैं, है ना, धातु के अति पतले निक्षेप जो हैं वो कहाँ पे रहेंगे। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका फ्लैश प्लेट, जो एक फ्लैश प्लेट होती है वहाँ पे ये स्थापित रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवेशित परमाणु को कहा जाता है? तो आवेशित परमाणु जो है दोस्तों उसको हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है? ठीक है, सबसे भारी कण पूछा है दोस्तों कि सबसे भारी कण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी कण है? तो आप लोग बताएंगे कि जो सबसे भारी कण है कौन सा है। अगर सबसे भारी कण पूछा जाता दोस्तों तो आप याद रखेंगे न्यूट्रॉन जो है हमारा, क्या? न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है और इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे हल्का कण होता है। ठीक है, सबसे हल्का कण अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी कण अगर पूछा जाए तो न्यूट्रॉन्स। तो इसमें न्यूट्रॉन्स तो है नहीं दोस्तों, और बीच का जो होता है एक आपका प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। सबसे हल्का कण पूछा आपसे तो इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी कण पूछा तो न्यूट्रॉन्स, और एक बीच में जो एक उससे होता है इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है, क्या? प्रोटॉन। आगे देखते हैं, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों कूलाम प्रति इकाई वोल्ट जो है किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है कि जो है कूलाम प्रति इकाई वोल्ट आपका कैपेसिटेंस, अगर आपने सुने होंगे, C इजिकल टू क्या होता है? C इजिकल टू Q/V। तो कूलाम प्रति वोल्ट काय का मात्रक हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस का। अगला है, पावर की यूनिट क्या है? तो पावर की यूनिट दोस्तों आपकी क्या है? वाट है। ठीक है तो चलिए, आज जो है 50 क्वेश्चन की यहाँ पे क्लास थी, और इसके बाद जो वन लाइनर फैक्ट जो है मैंने कवर किया है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आंसर बाय पृथ्वीभूषण सर। तो ठीक है, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कुछ इजी हैं, कुछ थोड़े से शॉर्ट में। एक बार इसको सिर्फ आप लोग जो है एकदम स्पीड से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आगे है, स्टार्ट करते हैं। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर है। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो एम्पियर के द्वारा, अमीटर के द्वारा। वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो ओम है। और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो धनात्मक से ऋणात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक से ऋणात्मक होती है। और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉनों की दिशा पूछा जाए दोस्तों तो ऋणात्मक से धनात्मक होगी। ठीक है, प्रतिरोध मापने का उपकरण क्या है? तो ओम मीटर। एक बार इसको सिर्फ वन लाइनर के तौर पे आप लोग स्पीड से आप लोग एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं भी स्पीड से ही लेके चलता हूँ, ज़्यादा आप लोगों का भी टाइम पास नहीं चाहता मैं कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। धारा और वोल्टेज का संबंध किस नियम से है? तो धारा और वोल्टेज का नियम आपको पता है, ओम के नियम से है। एक सेल का विद्युत दबाव क्या कहलाता है? तो एक सेल का जो विद्युत दबाव है दोस्तों ना, उसे क्या कहते हैं? यह
वोल्टेज बोल सकते हैं या उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ईएमएफ ही खास करके बोला जाता है। अगर ईएमएफ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वोल्टेज आएगा। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा किससे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। एसी का पूर्ण रूप अल्टरनेटिंग सर्किट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है। डीसी का पूर्ण रूप डायरेक्ट करंट है। प्रतिरोध किस पदार्थ में कम होगा, तो चालक में जो है प्रतिरोध कम होगा। बिजली के बिल में उपयोग की गई शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। इसको लिखते कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल आपका के रहेगा, ठीक है, और डब्लू जो है कैपिटल रहेगा, स्मॉल के कैपिटल, स्मॉल के आपका रहेगा और कैपिटल में आपका डब्लू रहेगा और एच रहेगा, ठीक है, स्मॉल। आगे देखते हैं विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो विद्युत धारा जो है चार्ज के प्रवाह से ही उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। आगे है धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो धारा प्रवाहित होने के लिए हमारे पास एक बंद परिपथ होना चाहिए। बंद परिपथ, ओपन सर्किट बोला तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है, ओपन बोला तो उसका प्रतिरोध अनंत, बंद परिपथ बोला उसका प्रतिरोध जो है शून्य। आगे देखते हैं प्रतिरोध और तापमान का संबंध किस नियम से है, तो प्रतिरोध का तापीय गुण से इसका संबंध है। फ्यूज का कार्य क्या है, परिपथ को अधिक धारा से बचाना। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, विभवांतर। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई। कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल पे। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, पावर इज इक्वल टू VI। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। शॉर्ट सर्किट का कार्य अर्थ है क्या, हाँ, शॉर्ट सर्किट का क्या अर्थ है, तो बिना प्रतिरोध के धारा का प्रवाह। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, ठीक है। रोधक किसे कहते हैं, जो विद्युत धारा को रोकता है। स्थिर विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो स्थिर विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो स्थिर विद्युत धारा आपकी DC। विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो बैटरी और जनरेटर, ठीक है, ये DC के आपके सोर्स हो जाएंगे। स्थिर विद्युतिक के नियम का नाम क्या है, तो कुलाम का नियम जो है, कुलाम नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने स्थिर वैद्युतिक के नियम दिया था, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट आ जाएगा। परिपथ में वोल्टेज को मापने का यंत्र क्या है, तो वोल्टमीटर। डायोड किस काम आता है, तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए और एक तरफा धारा को प्रवाहित करने के लिए। क्षमता का सही मात्रक क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस का सही मात्रक फैराड। वैद्युतिक प्रवाह किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा की गति। एक बैटरी में कितने वोल्ट होते हैं, तो एक जो बैटरी है प्रति सेल 1.5 वोल्ट तक के हम उसको मानते हैं। कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का। ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयोग होता है, तो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए। एक दो क्वेश्चन थोड़े से अलग के भी हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। डायोड का काम क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है, ऋणात्मक से धनात्मक। इंडक्टेंस का ऐसा मात्रक हेनरी। विद्युत बल्ब में कौन से फिलामेंट उपयोग होते हैं, तो टंगस्टन के। पोटेंशियोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो विभवांतर मापने के लिए। विद्युत चुंबक किससे बनता है, तो विद्युत धारा से, ठीक है। घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट स्टैंडर्ड मानेंगे दोस्तों आप लोग, 220, ठीक है। पृथ्वी से जोड़ा तार किस लिए होता है, विद्युत सुरक्षा के लिए। परिपथ में धारा की दिशा कैसे तय होती है, विभवांतर के अनुसार। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक PNP और एक NPN। किस चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान अगर हम बढ़ाएंगे, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान अगर आप लोग तापमान अगर बढ़ाते हैं तो धारा का जो प्रतिरोध है R हमारा कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है, चालक में। और अगर कुचालक की बात करें, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। विद्युत धारा में किस प्रकार की शक्ति होती है, विद्युत शक्ति। किस पदार्थ में प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, इंसुलेटर। विद्युत प्रवाह किस माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। वोल्ट मीटर को किस प्रकार के परिपथ में जोड़ा जाता है, तो समांतर। बैटरी का काम क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का भंडारण करना बैटरी का प्रमुख काम है। प्रकाश के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है, तो विद्युत ऊर्जा का। बैटरी में कौन सी धारा होती है, DC। अर्धचालक का प्रमुख उपयोग क्या है, तो ट्रांजिस्टर और डायोड में अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, तो अर्धचालक पदार्थों से ट्रांजिस्टर बनाते हैं। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने दिया था। ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, याद रखना, हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। डायोड की धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो एक दिशा में होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो टेस्ला। परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा कम हो जाएगी। 2 चालक तारों के बीच कौन सा बल होता है, तो चुंबकीय बल। विद्युत मोटर का कार्य क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और अगर आपको वहीं पे DC जनरेटर पूछ ले तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। सोलर पैनल से कौन सी धारा उत्पन्न होती है, तो DC। गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, तो छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए। इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 है, ठीक है,
हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी रही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्लास बनाने में, क्वेश्चन टाइप करने में, और मैं टोटल नए टाइप के क्वेश्चन कवर करता हूं दोस्तों, तो टाइम मुझे बहुत लगता है। तो यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जो है, वीडियो को जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।